जो कहीं रुकते नहीं, ठहरते नहीं, और बेहतर करके जीवन में उत्कृष्टता की ओर जाने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर डिप्टी कलेक्टर बने थे, फिर उसके बाद इस बार आईएएस में, यूपीएससी में उनकी रैंक आई है। और 2018 से पीएससी की तैयारी कर रहा था। 2019 पीएससी में 94 रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ ही फूड ऑफिसर बना था। फिर सेकंड अटेम्प्ट में 17 रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर। फिर 23 का प्री दिया, वो भी निकला और मेंस भी निकला। फिर जो रैंक आया है वो 697 है। हमारे एक स्टूडेंट इस बार यूपीएससी सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ लास्ट ईयर डिप्टी कलेक्टर बने थे, फिर उसके बाद वो हमसे जुड़े रहे और इस बार आईएएस में, यूपीएससी में उनकी रैंक आई है। प्रीतेश सिंह आपसे मिलने आए। आ जाओ। मस्त। तो ये प्रीतेश हैं, हम लगातार इन पर प्राउड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इस परीक्षा को जितना कठिन हमने सोच में बना लिया है वैसी नहीं है। और इनको देखकर यह भी लगता है, कल अस्तित्ववाद पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था हमने? अस्तित्ववाद कहता है कि हम वो नहीं है जो हम हैं, हम वो हैं जो हम होना चाहते हैं। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो सोच है उसको जीने वाले लोग ऐसे होते हैं। रुकते नहीं, ठहरते नहीं, और बेहतर करके जीवन में उत्कृष्टता की ओर जाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिखा हुआ है कि हम और आगे जाने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर सच पीपल ओनली स्काई इज द लिमिट। और जिस जगह से ये आए हैं, जहां से मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, दिस इज कमेंडेबल। मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगा, ये खुद अपनी बारे में बताएं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बैठ के आराम से बात करते हैं। कैसे चल रही पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? ऐसी अच्छी चलते रहना चाहिए लगातार, जब तक एग्जाम नहीं जाएगा तब तक। मैं प्रीतेश सिंह राजपूत, जैसे सर तो बता ही दिए हैं, डिप्टी कलेक्टर पीएससी 2020 का। अभी मेरा पोस्टिंग मनेंद्रगढ़ में है, मैं वही डिप्टी कलेक्टर हूँ। और अभी यूपीएससी 2020 में 697 रैंक आया है। अभी अलॉटमेंट आया नहीं है, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा पोस्ट मिलता है। तो मैं जो मुंगेली जिले के लोरमी से हूँ और 2018 से पीएससी की तैयारी कर रहा था। 2019 पीएससी में 94 रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ ही फूड ऑफिसर बना था। फिर सेकंड अटेम्प्ट में 17 रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर। फिर मैं 2022 का यूपीएससी दिया था, प्री निकल गया था लेकिन मेंस नहीं निकल पाया था। सर को मैं बताया कि मेरा मेंस हुआ है, तो गाइडेंस तो देते रहते थे। फिर 23 का प्री दिया, वो भी निकला और मेंस भी निकला और साथ में इंटरव्यू भी है। तो मैं दृष्टि और दिल्ली इस दोनों के साथ जुड़ा ही था, वहाँ के मेंटरशिप में था मैं। फिर जो रैंक आया है वो 697 है। और लग रहा है कि आईएएस डायरेक्ट नहीं मिलेगा अभी, तो एक बार फिर अटेम्प्ट करूंगा इस बार मैं। पढ़ाई का यही बोलूंगा कि लगातार पढ़िए। बोली कि एक दिन में वही 2 घंटा पढ़ो, लेकिन 2 घंटा रोज 7 दिन पढ़ना है हफ्ते के। ऐसा नहीं है कि 4 दिन 10 घंटा पढ़े और 3 दिन घूम दिए, तो ऐसे में पढ़ाई नहीं होता। तो कंटिन्यूटी बनाए रखना है कि हमको 8 घंटा पढ़ना है तो 8 ही घंटा रोज पढ़ो। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम ना हो कि लिमिट बना लो कि 4 घंटा है, उससे कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे एक फ्लो बना रहता है पढ़ने का। साथ में जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, वो कोचिंग में जो क्लासेस चल रहे हैं उसका रिवीजन जरूर करें साथ में, क्योंकि एक बार अगर यहाँ पढ़ लिए, सुन लिए, लिख लिए, देख लिए ब्लैक बोर्ड में, फिर जाकर उसको दोबारा पढ़ोगे तो ज्यादा रिमाइंड रहता है। और जो हम कभी कभी बोलते हैं ना कि किसी आदमी का तुक्का अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, वो ऐसा नहीं है किस्मत ही पर, उनके सब कॉन्शियस में कुछ कुछ बात छप जाती है कि जो कभी कभी याद रह जाता है, वो वहां क्लिक कर जाता है, इसलिए उनका तुक्का लग जाता है। तो ऐसा बनाओ कि हमको कहीं ना कहीं कुछ कुछ याद रहे। लिखने आंसर राइटिंग करते हैं तो कभी शब्द याद नहीं आता है, कभी कभी अच्छे अच्छे शब्द याद आते हैं। तो वही है कि आप कितना सुने हो, कितना पढ़े हो, उस पेज को कितने बार पलटे हो कि उस शब्द वहां का याद हो जाए। तो इस टाइप का थोड़ा अच्छे से करना। साथ में जो सीजीपीएससी का है उसमें सिलेबस और जो ओल्ड ईयर पीवाईक्यू बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि 2 नंबर से कहाँ से आता है, 8 नंबर कहाँ से पूछता है। जैसे दर्शन का ही क्लास चल रहा है ना, कि भारतीय दर्शन से पता है हमको 15 नंबर का आएगा, ज्यादा चांसेस रहता है ना। तो जो उसमें के जो थॉट्स हैं, जो जो दार्शनिक है, कुछ दार्शनिक ऐसे कि 2-4 नंबर का आएगा, पुराने क्वेश्चन के ट्रेंड बताते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे जिससे 15 आएगा ही, तो उस वैसे टॉपिक को आप निकालिए, उसको देखिए कि कहाँ से हर बार 15 नंबर का पूछता है, कहाँ से हर बार 8 नंबर का पूछता है। तो इस टाइप से पढ़िए उसको सर। मुझे मतलब मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अभी जब इसकी रैंक पता चली, और मैं शायद उसी दिन बात हुई थी जिस दिन रिजल्ट आया था, मुझे दृष्टि से मैं चाहता था एक फोन आए कि सर आपका स्टूडेंट निकल गया सर दृष्टि में। तो मुझे विवेक का फोन आया जिससे मिलवाया था मैंने आपको, और उसने कहा सर आपके छत्तीसगढ़ से 2 लोग आए थे, उनमें से एक का हो गया है, कोई 2 लोग गए थे। एंड आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि मैं जितने भी लोग डिप्टी कलेक्टर या पीएससी में सिलेक्ट हो जाते हैं ना, मैंने बीच में एक बार उनका ग्रुप भी बनाया था, वो फ्रूटफुल हो नहीं पाया क्योंकि ये लोग नौकरी में बहुत उलझ जाते हैं और इनके जैसे 1-2 लोग ही पढ़ पाते हैं। आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर शायद नीर निधि जब वो हुआ था तब मैं ग्रुप बनाया था एक था सर, ग्रुप में भी था। हाँ, आप भी रहोगे उसमें। तो वो बोला था सर हम मेरे को भी आईएएस करना है, पर होता ये है कि ना जॉब के साथ बहुत कम लोग हैं जो अपने पैशन या जुनून को जी पाते हैं। ही इज वन ऑफ देम। तो ग्रुप डोरमेंट सा हो गया, उसमें मैंने 2-3 बार गाइडेंस किया। उसके बाद मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप सब जब पीएससी सिलेक्ट हो जाएं या किसी जॉब में हो जाएं, उसके बाद भी यदि आपके पास एज है और जुनून है तो बेहतर बनने की कोशिश करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई बार ऐसा होता है कि कई सिलेक्टेड बच्चे मुझसे मिलने आते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ खुशी में एकदम शामिल हो जाऊं, मैं होता तो और फिर पीछे बोल देता हूं और पढ़ना है, तो वो बेचारे दुखी हो जाते हैं, अरे सर हो गया ना यार अब। क्योंकि सब कोई तो ऐसा नहीं सोचते ना कि अब और पढ़ना है, पर मैं तो आदत से मजबूर हूं, मैं बोलता हूं अच्छा ये हो गया ना अब क्या। तो सोचते आप सर बोलेंगे एंजॉय करो, शादी करो, मैं ऐसा नहीं बोलता। मैं बोलता हूं कि और भी हैं इसके आगे, जहां और भी हैं। और जब आप ऐसी सोच रखोगे ना, जैसे ये अभी डिप्टी कलेक्टर में था, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब इनको आईपीएस मिल जाए, या आईपीएस की तो संभावना आईआरएस की है, रेवेन्यू सर्विस, तो वो भी अच्छा है, टैक्स वैक्स में मदद होती है ना। अच्छा, कोइंसिडेंटली 3-4 लोग जो यहां से सिलेक्ट हुए ना यूपीएससी में, जैसे गगन है, वो सब आईआरएस हुए हैं, लेकिन उसके बाद उसने अगला अटेम्प्ट दिया पर वो कुछ कारण से बन नहीं पाया। तो मैंने इसको भी जिस दिन बात हुई ना हमारी, इनका फोन मैसेज पे बात हुई है, फोन किया था मैंने, हम लोग बात किए, तो मैंने अच्छा हो बधाई हो बोला, और तीसरी लाइन से क्या बोला अब इससे पूछो, अब तुमको एक काम करना है, क्योंकि मैं ये जान गया था कि इसमें आईएएस मिलना थोड़ा मुश्किल है, इवन आईपीएस भी डिफिकल्ट है। तो मैंने उसके बाद 10 मिनट इसको शायद यही बोला होगा, अब तुमको यहाँ पे जॉब वॉब से छुट्टी लेना है, अब तुमको 1 साल मेंटरशिप में जाना है, वहां जाके तुमको सिर्फ पढ़ाई करना है। जैसे वो जो लास्ट ईयर टॉपर था, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं दृष्टि में जो आईएएस के लेवल पर गए ना, तो जिस साल आईपीएस मिला उसके अगले दिन से वो फिर पढ़ने लग गए। तो मैं इसको बार बार यही बोल रहा था कि अब जाना है और अगले बार प्रॉपर आईएएस बन के आना है। तो आप ये समझिए कि ये जो सीखने की, जानने की, जीतने की चाह है ना, ये खत्म नहीं होने चाहिए, वरना खत्म हो जाए तो फिर कोचिंग में भी खत्म हो सकती है। अरे अब क्या कंपटीशन है, सब तो यहीं पढ़ते हैं, तो फिर मैं मेहनत करना बंद कर दूं, या आप आके बोलो अब तो हम यहां सौरभ सर के पास आ गए तो पढ़ने की क्या जरूरत है, क्लास से ही हो जाएगा, तो फिर इतनों का कैसे होगा। तो आपके अंदर का कुछ एक एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर होता है जो डिफरेंस पैदा करता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। बाकी पीएससी की जर्नी तो तुमने पिछली बार भी शेयर की थी इनसे। यूपीएससी के से रिलेटेड यदि तुम्हारे मन में कोई बात है या तुम करना चाहते हो, या पीएससी से रिलेटेड भी है, तो एक बार फिर पूछ सकते हो, अब तुम और कन्विक्शन से इनकी बातों को मानोगे, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वो पर्ची में आप भेज सकते हैं। और तुम यूपीएससी की तैयारी जॉब के साथ कैसे की, थोड़ा बताओ। जो हमारा जॉब रहता है वो तो 24/7 बोल सकते हैं, लेकिन 10 बजे जाना रहता है। आने का टाइम कोई फिक्स नहीं है कि 5 ही बजे आएंगे, तो जाने का टाइम फिक्स है कि ऑफिस इतना टाइम जाना है, लेकिन आने का टाइम फिक्स नहीं है। तो मैं जो पढ़ता था सुबह का टाइम लेता था, क्योंकि 10 बजे मुझे पता है कि 10 बजे के पहले मेरा टाइम है।
तो मैं सुबह 3 बजे या 4 बजे उठ जाए, तो उसके बाद फिर 6 घंटे का टाइम मिलता है, तो उसमें हम 5 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। उसके बाद अगर रात को अगर अब एनर्जी फील करते हैं कि ये पढ़ सकते हैं, तो 2 घंटा वहां निकाल सकते हैं। तो ऐसा करके मैं 6 और 7 घंटे का टाइम निकालता था रोज का। और सैटरडे संडे पूरा टाइम रहता था, क्योंकि छुट्टी हो गया आजकल सरकारी छुट्टी, सैटरडे संडे। कुछ फाइल है तो साइन करके ले जा सकते हैं, उस वक्त पूरा टाइम रहता है। तो अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। हमारा माइंड क्या हो जाता है कि हम जॉब कर रहे हैं, काम है, या टाइम नहीं मिल पाता है, अगर ये पहले सोच ले तो फिर नहीं होता है पढ़ाई। तो ऑफिस का काम ऑफिस तक रखो और घर का काम पढ़ाई का काम पढ़ाई तक। तो अगर ये सोच के चलेंगे तो टाइम मिल जाता है। उसके बाद फिर अपने आप को मैं समझा कि मेरा कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है, तो उसको कम टाइम देता था, क्योंकि वो मेरे बनेगा ही। जो मेरा पॉलिटी है तो मैं पॉलिटी के लिए ज्यादा पढ़ता नहीं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वाला है और क्वेश्चन भी यूपीएससी वैसे आता है एनालिटिकल, तो बन जाता है, तो उसको मैं कम टाइम देता था। और पीएससी में जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, तो मुझे वहां नया पढ़ना पड़ा, गवर्नेंस नया पढ़ना पड़ा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसको मैं अलग से पहले से अपने से पढ़ते रहा। और जो पीएससी सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा कम किया टाइम, क्योंकि उसको पहले से पढ़ चुका था और एक बार पढ़ने में हो जाता है। तो इस टाइम अपने अपने आप को मैं समझा पहले कि मैं कहाँ वीक हूँ, कहाँ कमजोर हूँ, उसके अनुसार मैं टाइम टेबल बनाया। तो आप भी जब बनाओगे तो दूसरे का नहीं देखना है। कई लोग बोलेंगे कि मैं मैथ्स को 5 घंटा पढ़ता हूँ, लेकिन आप खुद मैथ्स वाले हो, आपको 1 घंटे में पढ़ने में हो जाता है, तो 5 घंटा क्यों पढ़ना है? कोई मैथ्स वाले बोलेगा कि मैं 1 घंटा बस पढ़ता हूँ, आर्ट्स वाले से बनता नहीं है, तो उसको 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा ना। तो अपने आप को समझो कि मैं कहाँ स्ट्रांग हूँ, मेरे कौन से पढ़ने में ज्यादा मैं कैच कर पाता हूँ, तो उसको कम टाइम देना है। किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देने में इसमें मेरे ज्यादा नंबर आ सकता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जितना पढ़ लो उसमें आता ही नहीं नंबर। जैसे मेरा लैंग्वेज में सीजीपीएससी में इंग्लिश था, आता नहीं था, मतलब 15-20 जितना पढ़ रहा था मैं पूरा छोड़ दिया था, क्योंकि 15 आएगा ही, एकदम पढ़ लूंगा तो 18 आएगा, तो 3 नंबर के लिए तो मैं रोज 3 घंटा दे नहीं सकता, 3 घंटे में कुर्बान कर दिया। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में स्कोर कर सकता था, मैं उधर ध्यान दिया। तो इस टाइप अपने आप को पहले एनालिसिस करना कि क्या आप मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्या पढ़ने के बाद भी नहीं हो सकता है, और क्या पढ़ने से अच्छा हो सकता है। जो ये बात कही है इसको बहुत ध्यान रखो कि आपको जो आता है वो आता है, और उसमें आपकी बहुत मेहनत के बाद भी ज्यादा नंबर नहीं बढ़ पाता है। इसी तरीके से आपको जो नहीं आता है वो नहीं आता है, तो उसमें भी तो आपको ये देखना है, उन एरियाज को खोजना है जहां पर आप नंबर थोड़े बढ़ा सकते हैं, जहां पर कम मेहनत से। तो बेसिकली स्मार्ट स्टडी का फॉर्मूला ये है, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा। दूसरा, आप लोग जो 24/7 पढ़ रहे हैं उनको भी मैं कह रहा हूं कि 6 से 8 घंटे पढ़ लो तो बहुत है। ये जो लगभग 10-12 घंटे का जॉब कर रहा है, वो भी ऐसा जॉब जो कलेक्टर के बाद सबसे महत्वपूर्ण जॉब है, डिप्टी कलेक्टर, वो भी कह रहा है कि यदि मन से बना लो तो कोई टेंशन नहीं है नौकरी में, और यदि मन से मान लो तो नौकरी सिर्फ टेंशन है, बॉस का टेंशन, लोगों का टेंशन, नेता का टेंशन। लेकिन आपने दिमाग बना लिया तो आप टेंशन भी सॉल्व करने तो 9 बजे जाओगे ना ऑफिस, और वो यदि वो 3 बजे उठ गया तो 3 से 9 का टाइम तो उसी का है। भाई घर में बैठ के टेंशन लेने से थोड़ी पढ़ाई हो। हमारे दिक्कत यही होती है कि हम जबरदस्ती टेंशन लेते हैं, घर का, परिवार का, इसका उसका। तो सोचने से टेंशन सॉल्व होता है या करने से? तो जब वो कर रहा है तो टेंशन सॉल्व करने की उनमें और ताकत आ जाएगी सॉल्व करने के लिए। यदि डिप्टी कलेक्टर का जॉब करते हुए इट इज कमेंडेबल, यदि कोई 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहा है, तो प्राइवेट जॉब करते हुए भी, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर का जॉब प्राइवेट जॉब जितना ही है उससे ज्यादा ही टफ है, मेंटली उससे ज्यादा वो है। तो इफ ही कैन देन एनीवन कैन। फिर ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि मैं तो यार नौकरी कर रहा हूं तो काम कैसे करेगा। सेम गोज विद वर्किंग वुमेन, या घर में जिनको महिलाओं को दिक्कत है, शादी हो गई है, बच्चे हैं, ये हैं वो हैं, तो ये काम उतना तो नहीं होगा जितना प्राइवेट जॉब या डिप्टी कलेक्टर का जॉब है। तो सारा खेल मन का है ना? चलिए, ये लोग जो चिट्ठियां देते हैं उसी से तुम्हारा मेरा इंटरव्यू हो जाता है ना। सीजीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी में क्या कठिनाई फेस करने पड़े? सीजीपीएससी में थोड़ा सा याद करने वाला सब्जेक्ट ज्यादा है, कि हमको फैक्ट लिखना पड़ता है, क्योंकि इसमें 2 नंबर है। मैं प्री का तो बात नहीं कर रहा हूँ ना, मेन से बोल रहा हूँ।
प्री भी वही है, फैक्चुअल ज्यादा है, और मेंस भी अब जैसे 2 नंबर है तो हमको 4 पॉइंट लिखना है, कुछ योजना बोल देते 4 योजना का नाम लिखना है। लेकिन यूपीएससी में थोड़ा एनालिटिकल रहता है कि हमको क्या लाभ, क्या है हानि, क्या आगे की राह क्या हो सकता है, साथ में भूमिका क्या रहता है, उसमें सब चीज जो रहता है 2-3 क्वेश्चन एक मिला दिया जाता है, तो हमको थोड़ा थॉट प्रोसेस ज्यादा करना है, जिसको बोलते हैं कि ब्रेन स्ट्रोमिंग, वो करना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या निगेटिव हो सकता है, हमको सोचना पड़ता है उसको, और इसमें जो बुक में लिखा है वही याद करना है, उसी को लिखना है। तो ये 2 अलग अलग है। अच्छा, इसी के साथ ये भी बता दो कि मुझसे भी कई बार पूछते हैं, मेरा तो जवाब बहुत क्लियर होता है, और अभी सिलेबस तो बदला नहीं है, क्या आज की स्थिति में जो सीजी का सिलेबस है और यूपीएससी का, दोनों की तैयारी साथ हो सकती है या ऐसा करना उचित होगा? जैसे मैं पढ़ा था तो जितना सीजीपीएससी सब्जेक्ट है, मतलब यूपीएससी में जो मेन है कॉमन, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह हो गया, उसको मैं इतना डेप्थ में पढ़ा था कि यूपीएससी में भी काम आया है वो। और कुछ जैसे बताया ना कि जो मेरा पहले से मैं पढ़ा चुका था उसको मैं कम पढ़ा, जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए थे यूपीएससी के उसको मैं बाद में तैयार किया था। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अभी जितना यूपीएससी सब्जेक्ट है उसको एक पेज में लिख लीजिए, और जो पीएससी के एक सब्जेक्ट है उसको लिख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए कि कौन कौन सब्जेक्ट कॉमन है, उन दोनों को एक साथ यूपीएससी के लेवल में तैयार कर लीजिए, और जो यूपीएससी का अलग है और जो पीएससी का अलग है उसको अलग अलग तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं उसको। जैसे दोनों का साइकिल लगभग एक जैसा चलता है, तो एक समय के बाद तो ये चुनना पड़ेगा कि आप किस पर फोकस करेंगे, तो उस स्थिति में इनको क्या करना चाहिए? उस स्थिति में सबसे पहले ये देखना कि हम किसमें स्ट्रांग हैं, और उसमें उस स्थिति में बोलूंगा कि पीएससी को पहले चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में अनसर्टेनिटी ज्यादा बहुत ज्यादा है उसमें, और इस पीएससी में ऐसा है कि लगता है कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि मैं देखा भी हूँ आसपास और यूपीएससी का भी देख के आया हूँ। तो मैं 14-15 का हम लोग का ग्रुप था इंटरव्यू का, उसमें सिर्फ मेरा हो पाया है। ये दुर्भाग्य लगता है थोड़ा सा, कि बुरा लगता है कि मेरे दोस्तों को नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो लगता है कि उनको नौकरी चाहिए ही था, तो उनको होना था, ऐसा टाइप लगता है। तो और यहाँ ऐसा है कि जितने मेरे बैचमेट थे उनको अधिकतर 90% हो चुका है, और नहीं होगा तो आगे मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो अगर चुनना रहेगा दोनों में से एक, तो एक तो पहला अपना बैकग्राउंड क्या है कि अगर हम 2-3 साल दे देंगे, नहीं भी सिलेक्शन होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा, बिजनेस कर लेंगे, अगर इस स्थिति में तो यूपीएससी देना है। लेकिन अगर जॉब चाहिए ही तो पीएससी ज्यादा प्रीफर करना। यही मैं भी आपसे कहता हूं कि भाई अभी पहले पीएससी कर लीजिए, यदि यंग एज है एकदम तो फिर बात अलग है। हिंदी मीडियम से सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है यूपीएससी में? यूपीएससी में तो जो विकास सर तो वीडियो बनाए हैं कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन क्यों कम नहीं होता, उसमें यही बताया गया है कि जो प्री निकालते ही हैं, प्री निकालते हैं उसमें हिंदी मीडियम के लोगों का रेशियो ही कम रहता है, तो प्री जब कम निकलेगा तो सिलेक्शन तो कम होना ही है। तो अगर रेशियो देखेंगे तो हिसाब से हिंदी मीडियम का अच्छा है, प्री निकालने और मेंस निकालने का मतलब फाइनल सिलेक्शन का रेशियो, तो प्री कम निकल रहा है इसलिए थोड़ा मेंस कम हो जाता है, तो फाइनल सिलेक्शन कम होता है। और देने वाले इंग्लिश में बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे कि 1000 सिलेक्शन मानते हैं, 50 हिंदी का है और 900 इंग्लिश के होंगे, लेकिन देने वाले 10,000 इंग्लिश मीडियम से हैं, लेकिन सिलेक्शन हुआ है सिर्फ 900 का, तो उसका भी तो रेशियो बहुत ज्यादा है ना। बस सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है लेकिन देने वाले ज्यादा भी हैं, और हिंदी मीडियम में प्री निकालने वाले ही कम है, इसलिए फाइनल सिलेक्शन कम हो जाता है। बिल्कुल सही है, ओवरऑल देने वाले में भी इंग्लिश ज्यादा के हैं, फिर प्री निकालने वालों में भी इंग्लिश ज्यादा के हैं, फिर मेंस निकलने वालों में भी इंग्लिश ज्यादा के हैं, तो अल्टीमेट रिजल्ट में भी ज्यादा के हैं। ये सच है कि पहले की तुलना में हिंदी का रिजल्ट कम हुआ है। उसके 3 कारण थे, एक सीसेट था, दूसरा पेपर का पैटर्न ऐसे टाइप से ऑब्जेक्टिव टाइप जैसा, मतलब 150-250 वर्ड्स वाला जो हो गया, वो कारण बताया गया, क्योंकि शॉर्ट में और ज्यादा लिखना जब हो तो इंग्लिश मीडियम में एक्सप्रेशन ज्यादा होता है। ये 10 सालों का मैं कारण बता रहा हूं। तुम्हारा मीडियम? मेरा हिंदी मीडियम था मेरा। अब समझ गए आप? मेरा पीएससी भी हिंदी था, यूपीएससी भी हिंदी था। देखो, निबंध का तरीका ना, यहां जो यूपीएससी का है वो सीजी में काम नहीं आएगा, और जो सीजी का है वो यूपीएससी में ना सब्जेक्ट काम आएंगे। थोड़ा डिफरेंशिएट करके बता पाओ। जैसे यूपीएससी में हम लोग 1250 को लिखते हैं और यहाँ 750 लिखते हैं, तो वहाँ एक्सप्रेस करने का हमको ज्यादा मौका मिलता है, सारे बैकग्राउंड कर सकते हैं, और वहाँ 2 लिखना रहता है, 4 लिखना है।
यहाँ सब जो चेक करते हैं फैक्चुअल चेक करते हैं कि हमको आता क्या है, टॉपिक भी वैसी रहता है। जैसे गोधन न्याय योजना टॉपिक ही फैक्चुअल है, उसमें हम लोग इन आर्टिकल कर ही नहीं सके किसी भी कीमत में, न उसमें दर्शन ला सकते हैं न कुछ और थॉट ला सकते हैं। लेकिन जो यूपीएससी का रहता है वो सब चारों, अब तो 4 में से 2 लिखना रहे, अब अधिकतर 4 का 4 उसमें एब्स्ट्रैक्ट रहता है, मतलब कथनात्मक रहता है। जैसे कि इस बार आया था गणित संगीत का गान है, इसमें 1250 लिखना है। गणित संगीत का गान है, संगीत का गान है, ये टॉपिक था, इसमें लिखना है। इसमें लिखने वाले बहुत अच्छे लिखेंगे लेकिन थॉट प्रोसेस आना चाहिए उसमें, कैसे लिख सकते हैं सही दिशा में। लेकिन यहाँ टॉपिक ही वैसे रहता है ना, जैसे नक्सलवाद चुनौती और संभावनाएं, या नक्सलवाद क्या अंतिम बिंदु तक पहुंच चुका है, तो हमको फैक्ट बस डालना है कि कम होते जा रहा है, यही अंतर है उसमें। बहुत अंतर है, वहां पे काल्पनिक निबंध आते हैं, ललित निबंध बोलते हैं, और यहाँ तथ्यात्मक निबंध आते हैं। यहाँ तो लिखा भी है डेटा लिखो निबंध में, तो इसलिए मैं निबंध में बोलता भी हूँ कि यहाँ निबंध नहीं आर्टिकल्स लिखने होते हैं। कैडर बेटा पहले पोस्ट होगा, फिर कैडर अभी तो पहले सीट अलॉटमेंट होगा कि मुझे क्या मिलता है, उसके बाद फिर कैडर आता है। अभी नहीं आएगा, ठीक है ना। कैडर व्हाट इज स्ट्रेटजी शुड फॉलो टू क्रिएट यूपीएससी आफ्टर सीजीपीएससी। अभी वो वही तो बता रहे हैं कि उन्होंने जैसे जैसे किया, क्या क्या किया, कि सीजीपीएससी के बाद यूपीएससी कैसे करना है, और कोई स्ट्रेटेजी अलग से। सिंपल है, उसको स्ट्रेटजी को तो घुमा घुमा के 4-5 को देख देख के ना हम कुछ और दुनिया बना देते हैं कि अच्छा ये ऐसा पढ़ा था, 2-3 को मिक्स मत करो ना, जो सिंपल है वो सिंपल ही रहने दो, सिंपल हमको पढ़ना है। मैं हर आदमी जो पूछते हैं उसको सीधा सिंपल बताता हूँ कि जिस एग्जाम दिला रहे हैं उसका डिमांड क्या है। प्री दिला रहे हैं तो हमको क्या रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, जितना हो सके ऑब्जेक्टिव फॉलो करो, ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ने की कोशिश करो। मेन सब्जेक्टिव है, आंसर राइटिंग इतना बेहतरीन कर लो कि 2 शब्द आए और आंसर पूरा लिख दो, ऐसा टाइप प्रैक्टिस करो। ऐसे का वही है, ऐसे याद नहीं करना है, हमको लिखने सीखना है। फिर कोई भी टॉपिक आए हम लिख लेंगे, उसमें फैक्ट डेटा याद रहना चाहिए बस। उसके बाद इंटरव्यू में क्या करना रहता है, बोलना रहता है, तो जितना हो सके लोगों के सामने बोलो, या फिर बोलते कि मिरर के सामने अपने आप को बोल के देखो, या बोल के रिकॉर्ड करके फिर सुनो कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ, कोई शब्द अच्छा से यूज हो नहीं पा रहा है, इस शब्द को चेंज रिप्लेस कर सकती है, बस इतना ही जानना है। पढ़ने का एक ही तरीका है, पढ़ो, यही बोलता हूं, और मुफ्त के सलाहकारों से दूर रहो। पढ़ाई का टाइम टेबल, रणनीति बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ोगे तो रणनीति अपने आप बन जाएगी। वो जो उन्होंने कहा ना, बी सिंपल, डोंट मेक सिंपल थिंग्स अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बाय हैविंग टू मेनी एडवाइसेस, वो बिल्कुल नहीं करना है। जो सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। फेलियर ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। क्या गलतियां करते हैं बच्चे सिलेक्ट तैयारी के दौरान जो असफलता का कारण बनता है? सबसे बड़ा गलती यही कि जो स्ट्रेटेजी है कि जैसे कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, 2 साल में 2 पीएससी निकल गया, मतलब 2 पीएससी मान के चलते हैं 20 डिप्टी कैडर बन गए, तो 20 कब सुनते हैं कि हम किसको पढ़े, ये कौन सा बुक पढ़ा है, वो कौन सा बुक है, तुरंत बुक चेंज कर देंगे कि अच्छा इस बुक से पढ़े तो हम निकाले हैं। मैं 4 साल से पढ़ा, अभी यूपीएससी में पढ़ता हूँ, तो पीएससी वाला बुक है मेरे पास, उसी को पढ़ता हूँ। कोई इतना ही बोलता है कि भाई पुराना हो गया, ठीक है पुराना मैं ऐड कर लूंगा, लेकिन वो मेरे को पेज याद है, जगह याद है। अभी नया बुक लूंगा तो पेज भी चेंज हो चुका है, जगह भी कभी कभी शब्दावली भी चेंज हो जाता है, तो मुझे क्यों नया पकड़ना है। बुक तो बुक होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो बुक दूसरा होगा, ये बुक दूसरा होगा। ठीक है, कोई लोग बोलते हैं कि इस बुक से 5 क्वेश्चन नहीं आए, था हो भी सकता है कि उस बुक से 10 क्वेश्चन आया हो। जो इस बुक के 5 क्वेश्चन उसमें तो आया होगा, लेकिन उसमें भी 10 क्वेश्चन तो नहीं आया होगा ना, ये पता नहीं करते। हम सीधा देखते हैं कि इस बुक से 5 नहीं है, इसमें फंसा है, तो उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो पढ़ रहे उसको अच्छे से करो, कि ऐसा पढ़ो कि अगर जो बुक पढ़े हो दूसरा बुक पढ़े, अगर उसमें गलत लाइन लिखा है तुरंत पकड़ लो, नहीं उस बुक में ये लाइन लिखा था और इस बुक में ये लाइन लिखा है, तो इस टाइप का बुक को पढ़ो। जैसे बोलते हैं ना कि 10 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ो। हाँ, तो ऐसा टाइप पढ़ना है। और इसीलिए यूपीएससी के लिए भी कोई अलग बुक आती है दूसरी दुनिया की, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो ये बोल रहे हैं ना कि जैसे नोट्स है, मान लो इन्होंने यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ा था मेरे साथ, अब ठीक है हो सकता है उसमें बहुत अलग लेवल की जरूरत हो, लेकिन वो बेसिक तो यही रहेगा ना।
और वही नोट सबके काम आते हैं। जैसे मैंने कहीं पहली बार पढ़ा था, वो भले ही कोई छोटा सा जिला रहा हो, पर वो नोट्स हमेशा काम आते हैं पढ़ाई में। ये मेरी भी अप्रोच रही है और ये अप्रोच सही है। अब जैसे किसी ने कहा यूपीएससी के लिए सेल्फ स्टडी करना चाहिए, या जो बेसिक रहता है उसके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो वो मेंस आता है, इंटरव्यू आता है, तो मेंटर सब चाहिए कि हमको पता नहीं चलता कि हमको किस लेवल में पढ़ना है। और हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है इस बार तो मैं ही टॉप करूंगा, सेल्फ पढ़ते हैं तो। लेकिन जब फील्ड में उतरते हैं पता चलता है हम तो कहीं नहीं है। तो उससे पता चलता है कि मेंटर को हमको गलती पता नहीं चलता, खुद से निकाल नहीं पाते। जैसे कुछ निष्कर्ष लिखे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा लिखा हूँ, लेकिन कोई दूसरा पढ़ेगा या जो सर पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से बता पाएंगे कि इस निष्कर्ष में ये गलत है, ये अच्छा और ऐड कर सकते हैं। तो मेंटरशिप बहुत जरूरी रहता है। बुक का नाम अब यूपीएससी के लिए ना, कोई ऐसा हर यूट्यूब चैनल पर मेरे ख्याल से 2000 गाइड होंगे और 2 लाख टॉपर होंगे जो हर साल अपना वीडियो डाल देते हैं, इस किताब से पढ़ें, उस किताब से पढ़ें, ये बताएंगे। तो ये भी कोई अलग नहीं होगा, वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट ही है बेटा। तो आप किसी का भी वीडियो सुन लें और जिसकी किताबों की लिस्ट अच्छी लगे उसकी किताबों को पढ़ लें। आपके पास कोई स्पेसिफिक लिस्ट? वही है सर, सब लक्ष्मीकांत। हाँ, इसलिए मैं बोला कि उस पर जबरदस्ती टाइम वो नहीं करना है। सीसेट के लिए कोई बुक नहीं पढ़ना पड़ता, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक बोल रहा हूँ मैं? जी। मैं जब 2018 में पीएससी तैयारी करने आया था तो उसी समय समझ गया था कि मैथ्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, चाहे व्यापम दे या पीएससी दे या यूपीएससी दे, क्योंकि पीएससी में सीसेट निकालना है। इस बार तो थोड़ा सा चलो अच्छा आया था, उससे 2 साल पहले देखे क्या हालत था। और इस बार का 2023 का यूपीएससी देखे हो गए, आधे लोग उसी में छाट गए थे। तो उसके लिए मैं जब 18 में आया था ना, तो लगातार मैं मैथ्स वाला था, फिर भी 4 महीने में 4-5 घंटे रोज प्रैक्टिस करता था। और उस बैंकिंग का क्वेश्चन भी बनाता था मैं। और उसके बाद एक सीजीएल का होता है उसका भी, क्योंकि क्वेश्चन चाहिए था मुझे प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग तरीके से। तो मैं नेट से क्वेश्चन निकालता था, उसको तैयार करता था। उसके बाद 6-7 महीने पढ़ा हूँ, उसके बाद सिर्फ एक बार देखता हूँ, क्योंकि उस समय तक बना हुआ था। अब मैं बुक खोलता हूँ, कोई भी रैंडम पेज, क्वेश्चन 2-4 बनाता हूँ, नहीं बनता है तो उस टॉपिक को पढ़ लेता हूँ। तो इस टाइप का तैयारी इस लेवल में कर लो कि बने ही। तो मैं सीसेट का नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन तैयारी ऐसा किया था मैं। अब बुक निकालता हूँ, जो टॉपिक नहीं बनता उसको फिर पढ़ लेता हूँ, फिर ऐसे रैंडम पेज निकालता हूँ, 2-4 बना देता हूँ क्वेश्चन पेपर उस पेज का, बन गया तो हाँ बनता हूँ। जब टॉपिक नहीं बनता तो फिर तैयार कर लेता हूँ उस टॉपिक को। फिर डेली रूटीन उन्होंने बता दिया है, और उनका रूटीन आपका रूटीन हो ये जरूरी नहीं है। अपना रूटीन खुद बनाओ। कितने घंटे पढ़ते थे वो उन्होंने बता दिया, वो अपनी क्षमता से पढ़ते थे, आप अपनी क्षमता से। घंटे का पढ़ाई नहीं है, नहीं कई लोग बोलते हैं कि सुबह पढ़े रात में पढ़े। मैं बोलता हूँ 24 घंटा आपका है, 24 घंटा हमको ही पढ़ो। रूम में यहाँ बैठे हैं, रात में भी ऐसी मोड़ रहेगा, यहाँ बाहर से मतलब नहीं है ना हमको, तो दिन में भी यही रहेगा। लाइब्रेरी में बैठते हैं तो पता चलता है कि बाहर रात है कि दिन है। सही मेरे तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है कि रात में पढ़ना है दिन में पढ़ना है, हमको बस पढ़ना है। सीजीपीएससी यूपीएससी की मेथड और सिमिलरिटी वो बता चुके हैं। मेंस की तैयारी और बुक्स मैंने बताया, वो तैयारी का तरीका उन्होंने बताया, एनालिटिकल है। मीडियम चेंज करना मेरे विचार से तो बहुत तार्किक सुझाव नहीं है। मैंने इनको भी सुझाव नहीं दिया कि मीडियम चेंज कर लें, क्योंकि आपकी जो भाषा पर पकड़ है वो आप दूसरी भाषा पर, यदि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में एकदम बराबर हैं तो फिर आप इंग्लिश पे जाइए। बाकी आप बताओ रहे क्या है आपकी? मैं भी सोचा था कि यही सोच के कि इंग्लिश मीडियम अच्छा है, हिंदी में नंबर नहीं आता। 2-3 आंसर लिखा ही, 1-2 सर को दिखाया, फिर बोले हिंदी ज्यादा सही है। फिर मैं हिंदी ही रखा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश मीडियम चेंज करना है तो 4-5 आंसर और एक ऐसे लिख के देख लेना, पता चल जाएगा आपको। और अगर लगता है कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसके आंसर लिखने के बाद भी, उसमें 40-60 का ऑप्शन है तो थोड़ा इंप्रूवमेंट करके इंग्लिश किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आता ही नहीं है और ले लिए, ऐसा नहीं करना है। ये प्री की तैयारी करते हुए सिर्फ मेंस के सिलेबस पर फोकस करना चाहिए या करंट अफेयर्स जो हैं उनके बारे में भी अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि इससे एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है। सीजीपीएससी के लिए था ये? हाँ, सीजी के लिए है। हाँ, सीजीपीएससी के लिए प्री और मेंस मुझे लगता है अगर कहीं टाइम है 6-8 महीने, 8 महीने मैक्सिमम, तो एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि सेम है सिलेबस। प्री में ज्यादा है, मेंस में 2-4 नए सब्जेक्ट जुड़ा है, लेकिन टॉपिक्स लिख दिए हैं। अब हमको उसी टॉपिक बस को पढ़ना है, उसके आगे पीछे पढ़ना ही नहीं है। राजपूत वंश नहीं दिया है तो पढ़ना ही नहीं है हमको।
10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन कई टेस्ट सीरीज में देखा हुआ है कि ऐसे रैंडम देखता रहता हूँ, सारे वो लोग पूछे रहते हैं, तो उनको भी मतलब आपको समझना चाहिए। वो लोग तो पूछ लिए हैं कि हमको क्या क्वेश्चन आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पीएससी क्वेश्चन पेपर पुराना बोल रहे हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया है। तो मेन से सिलेबस टू सिलेबस याद पढ़ना है, 95% वहीं से आएगा। अब 95% कवर कर लिए तो 5% को हैंडल कर जाओगे। मेंस के लिए, प्री के लिए इतना है क्योंकि बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा एलॉबरेट करके पढ़ना है कि फैक्ट याद करना है, और दोनों को निकाल लेना है कि कौन कौन सोई वाला सिस्टम की प्री में कौन कौन सा सिलेबस है, मेंस में उनको क्या क्या पढ़ना है। तो जो मेन से टॉपिक सेम है उसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ना है, जो सिर्फ प्री में है उसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बस पढ़ना है। जॉब के बारे में क्या जानोगे? अब इनका जॉब तो बदलने वाला है ना? आप वो वाली जॉब पालो पहले जो इनके पास थी। मैं थी बोलूंगा क्योंकि अब नई है इनके पास, है ना? तो और पढ़ाई में निरंतरता कैसे बनाए रखें? बताओ किन किन चीजों से दूर रहें कि निरंतरता ना टूटे। तुम भी दूर रहे होगे, बताओ। सबसे पहले कि जो क्लास है उसको कंटिन्यू बनाए रखें, उसको पढ़ना ही है। क्लास में जो है पढ़े, उसका प्री का क्या क्वेश्चन आया है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या क्वेश्चन बन सकता है वैसे संबंधित, मेंस में क्या क्वेश्चन आया है, क्या आ सकता है, उसको राइटिंग करके ये सब करके तैयार करना है उसी दिन। उसके बाद अगर आपके पास और टाइम लगता है तो आप अपने से पढ़ सकते हैं, अभी पुराना का रिविजन कर सकते हैं। मैं दूसरा एक ये तो मैं टारगेट बनाया था, मैं हर पेज में लिख दिया था कि इस टॉपिक को इस दिन कंप्लीट करना है, इस दिन टॉपिक कंप्लीट करना है। मतलब लिमिट नहीं, टाइम और घंटा भी निर्धारित कर दिया था कि इसको पढ़ना है, क्योंकि उसे अगले दिन का प्रेशर रहता है कि आज नहीं पढ़ूंगा तो कल तो नया सब्जेक्ट नया टॉपिक पढ़ना है, तो आज तो कंप्लीट करना ही है। ये मेरा था, ऐसा नहीं कि आप लोगों को ही करना है। तो मैं टारगेट बना दिया था कि जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को ये आज पढ़ना है, कल पढ़ेंगे मौर्य काल, तो मौर्य के लिए कल के टाइम दिए हैं तो कल उसको ही कंप्लीट करना है, और आज वाला जब आज कंप्लीट होगा तभी कल होगा ना। तो ऐसा टारगेट बना सकते हैं उसके लिए। और बाकी चीज जैसे कि चाय में चर्चा करने बहुत लोग जाते हैं, तो 2-2, 3-3 घंटा राजनीति में चर्चा करके आ जाते हैं, ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। कई लोग बाजार घूमने जाते हैं, मॉल घूमने जाते हैं, कई लोग नए नए जो आए रहते हैं उनके लिए और रोड एक्सप्लोर करने जाते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है, वो रास्ता कहाँ जाता है, क्योंकि गांव से पहले आए रहते हैं ना, तो लगता है कि ये कहाँ जाता है देख लेते हैं। 4 दोस्त बन गए कोचिंग में तो उसका घर घूमने जाएंगे कि तुम्हारा रूम कैसा है, मेरा रूम कैसा है, रोज लाइब्रेरी बदल रहे हैं कि ये लाइब्रेरी कैसा है, वो लाइब्रेरी कैसा है। ये सब नहीं करना है, क्योंकि पढ़ना है ना हमको बस बैठ के, ठीक है। बिल्कुल 1 साल का बस खेल रहता है। विकास सर का भी लाइन रहता है कि स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में जो भी खेल 2 साल का खेल है, 2 साल अच्छे से पढ़ लिए फिर सब सेट है। तो मैं 2 साल पीएससी भी पढ़ा था, 18 में आया था, 20 के पीएससी में सेलेक्ट हो गया था मैं। तो वही ध्यान देना है कि भूल जाओ कि मेरा 50% आया था, 4 बैक लगा था, मेरा भी बैक लगा है, 3 बैक लगा था बीटेक में, तो कुछ नया बात नहीं रहता है वो, तो उसको छोड़ दो सब। अभी पढ़ने आए हैं, 2 साल की सुविधाएं भूल जाओ, किसका बर्थडे है, कौन क्या स्टेटस लगाया है। मैं स्टेटस देखना छोड़ दिया हूँ, मैं पहले भी नहीं देखता था, अभी रैंडम देख लो घर वर का कोई जिसको आपको लगता है कि देखना चाहिए। स्टेटस लगाना भी 2 साल के लिए कोई छूटेंगे नहीं ना। शादी वादी किसका हो रहा है, भाई घर में हो रहा है तो अलग बात है, दोस्त तक शादी में बारात गांव जा रहे हैं, मैं देखा हूं ना इसलिए बोल रहा हूं। मैं भले आप लोग नहीं जाते वो अलग बात है, लेकिन मैं देखा उसको बता रहा हूं। तो ये सब छोड़ दो, सिर्फ पढ़ो, ठीक है। और दूसरा ये करते हैं कि मेरा तैयारी नहीं हुआ है तो टेस्ट सीरीज नहीं दिलाऊंगा या नहीं दिलाऊंगी। मैं इतना टेस्ट सीरीज दिलाया हूं, मेन से तो 50 टेस्ट दिया फुल लेंथ, 50 गुण 46 क्वेश्चन रहता है एक में, कर लो उतना प्रैक्टिस करके मैं टेस्ट में दिया हूं। तो आधा क्वेश्चन तो वहीं से आता है, तो याद है हमको, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत जाकर वहां काफी टेस्ट करना है। तो जितना टेस्ट जैसे नहीं आता है, नहीं पढ़े हो, तो ये जाकर देखो ना कि माना कि मेन एग्जाम है और मेन एग्जाम में गए, जो नहीं पढ़े थे वही आ गए, तो हम कैसे करेंगे? तो उसको मॉक इंटरव्यू में देखो, मॉक टेस्ट में देख लो, जो नहीं आता है तो भी दिलाओ, बिना पढ़े कितना नंबर आ रहा है ये पता चलेगा। गलत आता है, हाँ। दूसरा की टेस्ट सीरीज जो टेस्ट सीरीज देते हैं तो हम किसमें ध्यान देते हैं कि मेरा कितना गलत हुआ है, कितना रैंक आया है, कितना सही हुआ है। जो सही हो रहा है वो तो होगा ही, जो गलत हुआ है उसको भी फोकस करना है। मेरा वही रहता था
100 में 70 सही हुआ ऑब्जेक्ट प्री के टेस्ट में, तो 70 तो ठीक है, मैं 30 में फोकस करता था कि ये 30 मेरे से क्यों नहीं बना पढ़ने के बाद भी, या नहीं पढ़ा हूं तो किस लेवल में क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे उस टॉपिक को उस लेवल में तैयार करना है। तुक्का गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, या फिर कुछ डाउट हुआ है तो मैं अलग अलग मार्किंग करता था, स्टार 2 मार्क 3 मार्क की डाउट था या डी लिख देता था, तो उस टॉपिक को जाकर फिर तैयार करता था। जो सही है उसमें मैटर नहीं करता है, जो गलत है उसमें करना है। एक तीसरा है कि जैसे 4 ऑब्जेक्टिव है, हमको पता है कि एक ऑब्जेक्टिव ए सही है, बी सी डी भी तो है ना, मैं बी सी डी को भी जानने की कोशिश करता था कि ये 3 नाम क्यों दिए हैं। कोई मंदिर निर्माण आ गया, जैसे कि रतनपुर का निर्माण किसने कराया, सबको पता है कि रत्नदेव प्रथम ने कराया है, लेकिन द्वितीय तृतीय और पृथ्वीदेव प्रथम भी नाम दिया है ना, तो वो तीनों भी कुछ मंदिर का निर्माण करवाए होंगे, तो उन तीनों का निर्माण भी पढ़ लो ना उससे लगे हाथी, तो ऑप्शन आसानी से बनेगा। आप कोई क्वेश्चन को उल्टा पलटा करते हैं, वितोड़ मोड़ करते हैं तो भी बन जाएगा। समझ गए क्या क्या नहीं करना है। हाँ, और हम उनमें से बहुत सारी चीजें करते हैं, इसलिए समस्या है। मन को एकाग्र कैसे रखें? नहीं, मन घूमता है, शुरू आओगे तो लगता है कि डीसी बन जाएंगे, तो ये करेंगे फिर वो करेंगे, थोड़ा लगता है, थोड़ा घूमने दो, थोड़ा सा ऐसे स्वतंत्र घूमने दो, लेकिन ज्यादा नहीं। उसके बाद वही बोला ना कि टारगेट बनाओ पढ़ने का, कि उसमें फोकस करो कि आज नहीं खत्म करूंगा तो कल नहीं हो पाएगा, या जो सोच रहे हो कि हमको ये बनना है तो वो बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना एटलीस्ट। दूसरा है कि कई लोग बोलते हैं कि कल कर लेंगे या फिर मेरा तो 1 साल और है, जब पता है कि अगले साल पढ़ना ही है तो इस साल क्यों नहीं, या कल पढ़ना है तो आज क्यों नहीं, तो इसलिए हम पढ़ो। यदि किसी का मैथ्स और साइंस वीक है तो वो बाकी सब्जेक्ट में वो क्या करे, उसी में करना पड़ेगा। हाँ, बाकी सब्जेक्ट में करना पड़ेगा। इसमें बताया ना, मेरा लैंग्वेज सीजीपीएससी का मेरा लिस्ट तो आ जाता है आजकल, उसमें देखना सब टॉप 20 में सबसे कम मेरा लैंग्वेज में सबसे कम है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में कवर कर लिया था मैं। साइंस और मैथ्स मेरा अच्छा था, लेकिन और भी सब्जेक्ट है ना, पेपर 7 है, दर्शन अच्छा होगा फिर आप लोग का, उसके बाद फिर पेपर 4 हो गया है, वो अच्छा रहता है, उसमें भी स्कोरिंग किया जा सकता है। तो जो सब्जेक्ट कम है वो तो बाकी सब्जेक्ट में बढ़ाने की कोशिश करो, या फिर कोशिश करो कि क्या इसमें बढ़ सकता है। एक आध 2 बार ट्राई करके देख लीजिए कि पढ़ने से क्या बढ़ सकता है, अगर पढ़ने से नहीं बन पड़ रहा है तो दूसरे सब्जेक्ट में बढ़ा लो। बढ़ती उम्र में धैर्य कैसे बनाए रखें? अभी बोलिए सर। मैं बोलूं? हाँ, उम्र तो मेरी बढ़ रही है, ये कैसे बताएगा है? देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग अलग अलग लाइफ के स्टेजेस पे प्रिपरेशन शुरू करते हैं। कई लोग ग्रेजुएशन के बाद, कई लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, कुछ लोग 25 साल का होने के बाद, कुछ लोग जॉब के बाद। तो एज का प्रेशर तो सब में है, और लगातार 2-3 अटेम्प्ट यदि नहीं हुए हैं तो नेचुरली आपको लगता है अब उम्र बढ़ रही है। लड़कों को लगता है शादी नहीं होगी, लड़कियों को लगता हो जाएगी। दोनों के ही डर है ना। अब मुद्दा यह है कि आपके पास एक अटेम्प्ट ऐसा लो जिसको देने के बाद आपके मन में यह भाव हो कि भाई मेरी हैसियत इतनी थी, जो ये बार बार बोल रहे हैं कि अपना 100% दे दो, चाहे वो टेस्ट सीरीज देने का हो, चाहे वो पढ़ाई करने का हो, और फिर भी थोड़ा बहुत लगेगा कि इतना और हो जाता, लेकिन आपको लगे नहीं यार 90% मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया। और वो करने के बाद भी यदि आपको लगता है कि आप कहीं क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि इससे कुछ बेहतर आपके लिए हो। लेकिन आपके मन में यदि भाव है कि नहीं मैंने पिछले साल आधी पढ़ाई की थी, पूरी की थी, तो फिर आप लगातार अटेम्प्ट देते रहेंगे और आपकी एज बढ़ती रहेगी। तो एक अटेम्प्ट अपना चुनो जिसमें ये सोचो कि मुझे अपना सब झोंक देना है, और इसके बाद भी यदि नहीं होता है तो मुझे ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि भाई मैंने तो कोशिश कर ली, अब नहीं हुआ तो या तो समस्या इसमें है या समस्या मुझ में है, जो भी है हम रास्ता देखेंगे, और कोई विकल्प नहीं है। बाकी ये दुष्चक्र है, आप इतना भी सोच लो फिर भी लगेगा नहीं, वो 10% के लिए एक अटेम्प्ट और दे देता हूं, तो ये निकलना बड़ा मुश्किल होता है जब तक अटेम्प्ट पूरे ना हो या बहुत मजबूरी ना हो जाए, है ना। कॉलेज किस विषय से किया था आपने? बताया तो आपने इंजीनियरिंग की थी। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आईजी के विषय, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। यूपीएससी मीडियम इन्होंने बता दिया है
अरे बता दो यार 10-5 बुक्स के नाम, इनकी आत्मा शांत हो जाए। हाँ, हिस्ट्री से शुरू करके बता दो। सर भाई हिस्ट्री के लिए मैं बताया ना कि जो मैं पीएससी के टाइम पढ़ता था, तो जो दृष्टि का क्विज बुक आता है मैं उसी बस को पढ़ा था हिस्ट्री के लिए। कॉन्स्टी के लिए मैं पीएससी के में टाइम पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो नहीं पढ़ा था। अभी कुछ कुछ टॉपिक मैं लक्ष्मीकांत यूपीएससी के लिए पढ़ा था, लेकिन मैं बताया ना कॉन्सेप्ट अच्छा हो चुका है मेरा, तो मैं क्वेश्चन कर जाता हूँ। और यूपीएससी में ऐसा है कि करंट अफेयर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं करंट का जो आता है मंथली मैगजीन उसको पढ़ता हूँ, तो उसमें जो बेसिक रहता है और जो करंट रहता है दोनों कवर हो जाते हैं। हाँ, तो उसके कारण पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ। और मैं अधिकतर दृष्टि का ही पढ़ा हूँ, जैसे इथिक्स का आता है तो दृष्टि का पढ़ा हूँ। ऐसे कभी दृष्टि का निबंध करके आता है, निबंध दृष्टि, उसके पीछे जो कोटेशन दिए हैं वो बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, वो पढ़ रहा हूँ मैं। और जो इंटरनल सिक्योरिटी है सर का वीडियो डाला है दृष्टि के में, तो वो पढ़ा हूँ। तो मैं अधिकतर दृष्टि पढ़ूंगा, जो आप बुक देखना सुनना चाहते हो शायद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। कि मैं बताया जो पीएससी से मैं तैयारी किया हूँ वही बुक पढ़ा हूँ, तो यहाँ तो हम जो कुछ ज्यादा स्टैंडर्ड बुक पढ़ते नहीं है, बस अपना कॉन्सेप्ट अच्छा रखो फिर हो जाता है उससे। मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन अब इन लोग जब पढ़ते थे ना तब हमारे इंस्टीट्यूट की भी जो बुक्स थी, वो बुक्स हमारी कोई टीम ने बनाई है, ऐसा थी पोस्ट कोविड एरा में, जैसे ज्योग्राफी मैंने बनाई है, हिस्ट्री मैंने बनाई है, तो यूपीएससी के लेवल पर ही वो अब नजर आ रही है। तो हिस्ट्री की किताब है, ज्योग्राफी की किताब है, आप बाहर की यूपीएससी की किसी की पढ़ लो या यहाँ की युवाचार की जो पढ़ लो, उससे बेसिक लेवल पर आपका सारा तैयार हो जाएगा। इंडियन जीएस की बात कर रहा हूं मैं, वो हो सकता है। बाकी नाम तो होते ही है, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं लोग हिस्ट्री में, दृष्टि के या तो सारे पढ़ लें, टाटा मैग्राहिल पढ़ते हैं पॉलिटी में, बर्नवाल पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, रमेश सिंह पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, एनसीईआरटी पढ़ते हैं साइंस में, और आपके पैनोरमा पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी में, और बाकी मैगजीन से सारा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। वही ट्रेडिशनल तरीका है, वो 10 सालों से यही कहा जा रहा है, सब यही कह रहे हैं, बाकी सब अपना अपना पढ़ते हैं। यूपीएससी इंटरव्यू का कुछ अनुभव बताइए, उसकी तैयारी कैसे की आपने? यूपीएससी इंटरव्यू में वही फिर मेंटरशिप दृष्टि में गया था सर के ही प्रयास से तो फिर वहाँ मॉक इंटरव्यू होता है, तो मॉक इंटरव्यू देते रहना है क्योंकि बोलने का हिचक खत्म होता है उससे। और दूसरा जो मेन इंटरव्यू था तो मैं एग्रीकल्चर वाला था, और जो चेयरमैन थे वो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, तो फिर सोच लो किस लेवल में क्वेश्चन हुआ, पूरा एग्रीकल्चर चला है मेरा कि क्या अमेरिका भारत को एक पैदावार के रूप में देखता है, क्योंकि हम धान ज्यादा उगाते हैं और जो चावल रहता है धान वो पानी ज्यादा लेता है। अमेरिका नहीं चाहता कि मैं अपने रिसोर्स से पानी दे के मैं चावल उगाऊं, तो भारत से वो आ रहा है, क्या सही है? ये क्वेश्चन था। दूसरा था चाइना और भारत में क्या, उसे कृषि में क्या अंतर है, एग्रो क्लाइमेट में। तो पूरा एग्रीकल्चर में ही चला था मेरा कि क्या क्या डिसीज होता है उसमें। फिर एक अलग क्वेश्चन था कि आपको कौन से 2 योजना पे अप्लाई करना चाहोगे, तो मुझे जो अच्छा लगा तो मैं उनको बता दिया था। फिर ये बताए थे जो कृषि का जो किसान जो हड़ताल किए थे, मतलब कि किसान आंदोलन हुआ था, तो कौन कौन से जो लॉस आए थे वो उसको क्यों वापस लिया गया था, उसमें क्या सुधार रहते फिर लाया जा सकता है। फिर आया था कि जो वर्ल्ड बैंक में अपना जो बॉक्स रहते हैं उसमें भारत बहुत सारा सब्सिडी देता है, कृषि सब्सिडी, तो क्या दूसरे देशों के लिए घाटा है? ऐसे सब क्वेश्चन थे। और आप देखिएगा कि ये सारा इंटरव्यू इनका सीजीपीएससी से तैयार हो गया होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाले में एग्रीकल्चर बहुत गहराई से पढ़ते हैं हम, और इसके अलावा WTO पढ़ते हैं, उसमें बॉक्सेस आते हैं, तो सीजीपीएससी की तैयारी से ही बहुत सारा मामला। और छत्तीसगढ़ के हैं तो धान के बारे में जानकारी होगी। कोई भी पढ़ाई वेस्ट नहीं होती है, मैं ये बता रहा हूं, कब पढ़ा हुआ चीज कहां काम आ जाए। ठीक, इस बार जब इनका इंटरव्यू चल रहा था, मैं दृष्टि में था, लेकिन इसका इंटरव्यू जब था तब मेरी क्लास चलती थी, तो मैं अपनी क्लास खत्म करके फिर 2 या 4 इंटरव्यू लेने बैठता था। तो मैं लगभग 7 दिनों में 10 या 12 इंटरव्यू लिया। 1-2 लोग सिलेक्ट हुए हैं उनसे जिनका वीडियो आया। प्रीतेश का वीडियो देखा तो मुझे याद है जिस दिन इसका इंटरव्यू मॉक हुआ था, तो मैं गया तो विकास सर बोले, अरे यार अभी तुम्हारा छत्तीसगढ़ वाला बच्चा गया है। तो मैं कहा सर या तो क्लास लूंगा या इंटरव्यू लूंगा, क्योंकि बेसिकली मेरी 2 से 3 क्लासेस भी चलती हैं।
तो वो जैसे है ना, जब टाइम मिले काम करो। तो मैं 3 क्लास के बाद टाइम मिलता था तो 2-4 इंटरव्यू जो रहते थे उनमें बैठ जाता था और वो इंटरव्यूज लेता था। तो इसका इंटरव्यू मैं इसलिए बता रहा हूं, दृष्टि के चैनल पर है, आप लोग देखिएगा, प्रीतेश के नाम से इंटरव्यू डला है ना उसमें? हाँ, मैंने देखा है, इंटरव्यू डला हुआ है। ठीक, ये एक समस्या सबकी है कि जब हम कोचिंग में सब्जेक्ट चल रहा होता है उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट छूट जाते हैं, है ना? हाँ, तो सबसे पहले कोचिंग ही कंप्लीट करना है ना। ऐसा था ही नहीं कि कल एग्जाम दिला रहे हैं, या फिर आप जब कोचिंग ज्वाइन किए तो आपको बताया ही गया था कि कितना लंबा चलेगा। अगर कोचिंग के अनुसार अगर उतना ही पढ़ते हो, उसको बार बार रिविजन करते हो, तो आपका 12 से 14 महीने में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स प्री मेन सेंटर की तैयारी के साथ कंप्लीट हो सकता है। लेकिन अगर आपको 6 महीने में चाहिए तो सर जो पढ़ा रहे हैं 6 महीने जो टाइम टेबल उसको पढ़ना ही पड़ेगा। साथ में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के लिए टाइम अलग से टारगेट बनाऊं। बताया ना, बार बार टारगेट बोल रहा हूं क्योंकि मैं वैसे ही पढ़ता था, बिना टारगेट के मैं नहीं पढ़ पाता हूं। तो कुछ वीडियो देखना है मुझे, जैसे हिंदी साहित्य तक वीडियो देखता हूं मैं, तो मुझे पता है कि मैं आज देखूंगा तभी होगा। अगर 3 दिन खींचूंगा और 3 दिन में 3 घंटे का वीडियो खत्म नहीं हुआ रहता है। जब मैं टारगेट बना लेता हूं कि एक दिन में एक ही बनाना है, अगले दिन में फिर एक करना है, तो कंप्लीट होता है, तो वो कर सकते हैं। दूसरा कि जब खुद से पढ़ रहे हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि क्या ऐसा क्वेश्चन आता है, कहां से आ सकता है, किस लेवल में हमको कहां तक जाग पढ़ना है। तो आपको खुद से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग वाले जितना कर रहे हो वो उससे अलग चलोगे तो आपको मेहनत करना पड़ेगा उसमें। बार बार ये कहा है कि पहले कोचिंग से न्याय करो, क्योंकि यहाँ जो टाइम और पैसा लगा रहे हो उसकी वैल्यू तभी है जब आप घर में उसके साथ जस्टिस करो, पढ़ के आओ, रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। अब उसके अलावा मान लीजिए कि यहाँ 16 महीना लग रहा है और आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे जल्दी करना है, तो प्रीतेश है, इसके लास्ट ईयर भी एक सिंह बच्चा सिलेक्ट हुआ था, अभिषेक हुआ था, ये लोग अपनी तरफ से अपना टारगेट बना के पहले कोर्स कर लेते थे और सिलेबस नहीं भी हुआ हो तो टेस्ट लगातार देते रहते थे। यहाँ तो कई लोगों का सिलेबस हो भी गया है लेकिन नया नया बहाना निकाल के मक्कारी कर रहे हैं और टेस्ट नहीं दे रहे हैं। कई ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो जो टेस्ट नहीं दे रहा है वो वैसे ही अपनी कब्र खोद रहा है, क्योंकि आप सबसे मेन चीज जो है सिलेक्शन की उसको छोड़ते जा रहे हो। लेकिन वो कठिन रास्ता है और हमको लगता नहीं बस उसी दिन जाकर मैच खेलेंगे। दूसरा ये रहता है ना, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, कम नंबर आएगा तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा क्लास में। आपके बगल वाले की वाला तीसरा आदमी से पूछ लो कौन जानता है आपको, अभी पूछ लीजिए। हाँ सही बात, इतनी बड़ी क्लास में तो सही में कोई नहीं जानता। हाँ। नहीं, और दूसरा मैं सोचता हूँ चलो 0 नंबर भी आ गया तो सर आपको जमीन जायदाद ले लेंगे क्या? हाँ नहीं, मैं सबको ही बोलता हूँ कि लोग बोलते भाई कम नंबर आया, ठीक है ना, कम ही आएगा ना, कमजोरी पता चलेगा हमारा। मैं गलती सीखता हूँ, सीधा बता रहा हूँ। मैं अगर एक बार कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो अगर तुम्हें 5 महीने बाद 6 महीने बाद फिर टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, फिर वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरा। क्योंकि मैं बताया ना कि मैं 70 क्वेश्चन सही हूँ, उसमें मैं फोकस नहीं रहता। 30 क्यों गलत हुआ है मेरे से पढ़ने के बाद भी, मैं इसमें फोकस करता हूँ। तो हमको गलती पता चलता है, माना कि वो 30 में से 10 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन उसी टॉपिक से कहीं मेंस में आ गए, मेन एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, तो कैसे करोगे? पढ़ोगे तो 10 में से 8 तो बन जाएगा। तो उसमें करो ना, टेस्ट दिलाओ। नहीं आता तो भी कोशिश करो कि चलो नहीं आता तो क्या बनता है मुझसे, कम ही नंबर आएगा ना, क्या होगा, समझ रहे हो ना? टॉप आएगा तो भी ऐसे ऐसे लोग भी देखो जो कोचिंग में टॉप करते हैं लेकिन प्री नहीं निकलता। हाँ होता होगा, आपको जानते होंगे अपने आसपास के। भाई टेस्ट के लिए हमेशा एक लाइन कही है मैंने कि टेस्ट दो, उनके नंबरों को दिल से मत लगाओ। ये मैं कई सालों से बोल रहा हूं। दूसरा, टेस्ट पर ये जो लाइन आजकल यूट्यूब फेसबुक में बहुत चलती है ना कि क्या डरें कि टेस्ट में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तजुर्बा तो होगा और वो सवाल दोबारा गलत तो नहीं होगा। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? 2 घंटे में उनको 100 क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिल रहा है। हाँ। फ्री में। मेंस में 46 क्वेश्चन सोच तो रहे हैं ना, कुछ तो सोच रहे हैं, भले गलत सोच रहे हैं। मेंस से टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो कुछ तो सोच रहे हैं ना, कहीं तो दिमाग जा रहा है। लेकिन घर में वही नहीं सोचोगे, अरे नहीं आता करके हटा दो सीधा। लेकिन यहाँ बैठे बैठे 3 घंटे में तो कुछ तो लिखोगे, कुछ तो सोचोगे, क ख ग को कुछ तो लिखोगे। और ना अच्छी बुरी टेस्ट सीरीज सोचते रहते हैं। कहीं भी टेस्ट सीरीज हो रही हो, वही 4-6 लोग करवा रहे हैं जो मेंस के एक लेवल तक जा चुके हैं। आप सब जगह पता कर लो, वही चेक कर रहे हैं। अब आप बोलो कि मैं हूं, मेरे जैसे कोई है,
प्रैक्टिकली हम सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसे से ऐसा बेस्ट टेस्ट होगा कहीं तो मेरे को उसका आउटपुट मिलेगा। टेस्ट का आउटपुट उसकी जांच और नंबरों से नहीं मिल रहा है, टेस्ट का आउटपुट टेस्ट के एक्सपीरियंस से मिल रहा है। वो जो 3 घंटे 2 घंटे आप बिता रहे हो वही आउटपुट है, बाकी नंबर तो आप कितने भी सेंचुरी मान लो प्रैक्टिस में, मैच में 0 पे आउट हो गए, तो काउंट तो वो दिन होगा ना। लेकिन प्रैक्टिस जितनी अच्छे से करोगे तो प्रैक्टिस के समय निष्काम कर्म होना चाहिए, वो बहुत जरूरी। ठीक है, आपने मेंस के आंसर राइटिंग या तुम्हारी कोई है कॉपी या ऐसे पुराने टेस्ट वगैरह की? जो मेन पीएससी सीजीपीएससी का जो मेन एग्जाम में पीसी बना था, उसका टेलीग्राम में डाला है। टेलीग्राम में है। इरफान, इनसे लिंक ले लेना और बच्चों के ग्रुप में डलवा देना। टेलीग्राम में डाला उसका। ठीक है, बहुत सारे लोगों का डला, पर हम ये चाहेंगे कि हिंदी मीडियम में मतलब कई लोगों का हमने ऐसा दिलवाया है, बट प्रतीश का आपने कहा है तो कई बार अपन ध्यान नहीं देते, उसको डलवा देना, मिल जाएगा ना वो? मिल जाएगा। ठीक है। सीजीपीएससी आंसर राइटिंग में थोड़ा अपना विचार मिश्रित करके लिखते हैं या टू द पॉइंट, या बुक में पढ़े हैं? वैसे सीजीपीएससी में तो टू द पॉइंट, सीजीपीएससी टू द पॉइंट, 2 और 4 तो और कुछ सोचना ही नहीं है, भूमिका भी नहीं डालना है, मैं डालता भी नहीं था। 1 2 3 4 5 बस खत्म, सीधा कुछ नहीं लिखना है। हेडिंग डाल सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, अगर पूछे हैं तो परिभाषा पूछा है, जैसे प्रकाश सर क्या क्या समझते, प्रकाश सर टेस्ट चालू हो जाओ, कुछ नहीं सोचना उसमें। जो उसमें डायरेक्ट लिखा रहता है कि इसका लाभ हानि बताओ, तो लाभ और हानि, कुछ उसमें लिखा ही नहीं रहता। समीक्षा करो, कुछ नहीं करना है उसमें। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो शब्द बोलते हैं तो समीक्षा, विवेचन, परीक्षण, आलोचना, ये कहाँ लिखा है सीजीपीएससी में? मैंने आपको 25 पॉइंट लिखा दिए हैं, ये मानकर कि आपकी बुद्धि 5 याद रखेगी, एग्जाम में 3 लिखने हैं। ऐसे ही है, इतना ज्यादा पढ़ लिया है आपने, अभी फिलॉसफी पढ़ रहे हैं जैसे हम, तो 25 पॉइंट लिखवा दिए हैं, उनमें से 5 से काम बन जाएगा, बस टॉप 5 याद रह जाएं। 25 इसलिए है कि कहीं भूल जाएं, कुछ हो जाए, भाई पढ़ता तो इंसान ज्यादा ही है ना, उसमें से कम आता है। ठीक, यूपीएससी प्री में काफी अलग थी। यूपीएससी प्री आपकी निकली, उसकी रणनीति क्या है? हाँ, इस बार बहुत टफ था, मतलब ये तो सबने कहा विकास से लेकर कि इस बार का यूपीएससी प्री काफी टफ था, तो तुम्हारा निकलने का कारण क्या था? मैं सिर्फ करंट अफेयर पढ़ा था और मॉक इंटरव्यू दिया, मॉक टेस्ट दिया था। उसमें जितना हो सके मॉक मैं हमेशा देता हूँ, इंटरव्यू के लिए भी दिया था, मेंस के लिए भी। तो दृष्टि में तो जो विकास सर बोलते हैं कि लिखवा के हाथ तोड़वा देते हैं, वैसी सिस्टम है। रोज 3-4 घंटा लिखवाते हैं वहाँ। उस प्री में तो मैं टेस्ट यहीं से बैठे बैठे दे लेता हूँ ऑनलाइन। तो जितना मैं टेस्ट में भरोसा करता हूँ, क्योंकि मेरा वो प्रैक्टिस है वो, फिर मैं वहां डरता नहीं हूँ कि नहीं हो पाएगा, कि मैं यहाँ जितना प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि 1-2 क्वेश्चन ही बिगड़ेगा, ऊपर नीचे होगा, अधिकतर तो मेरे रीजन में रहेगा ना, भले ही मेरे गलती से या क्वेश्चन अलग आए ना बने, लेकिन कॉन्फिडेंस तो रहेगा ना कि बन जाएगा, हो जाएगा। डर तो नहीं रहेगा कि नहीं लिखा पाएगा, क्या आंसर गलत हो जाएगा, क्या ये फैक्टर नहीं है, क्या ये तो नहीं हो पाएगा ना। तो उसके लिए मैं करता था। साथ में करंट अफेयर में ज्यादा पढ़ा और मेरा बेसिक अच्छा है ये। और तो पॉलिटी में ज्यादा प्रीफर करता हूँ उसमें पढ़ बनाने का। 10 क्वेश्चन रहता है यूपीएससी का भी, तो 8 मेरा सही हो जाता है, 8 से 9। तो अब बताएं ना कि अपना जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको पकड़ो, कमजोर वाले अपने आप को समझो कि मैं कहाँ अच्छा कर सकता हूँ, कहाँ नहीं कर सकता हूँ, उसको लेके आगे बढ़ो। हमको 200 में 200 लाना ही है। इस बार 75 कट गया है, 75 लाना है हमको, समझ रहे हो ना। तो कई लोग इसी पीएससी में वैसी सिस्टम है, हमको 100 में 100 बनाना ही नहीं है। इस बार कितना 75 गया है, क्या 75 नहीं 70 नंबर मान लेते हैं, 70 क्वेश्चन 140 नंबर, तो 30 क्वेश्चन तो छोड़ने के लिए आए हमारे। अब वही 30 क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं कि ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। थोड़ा उल्टा सोचो ना कि हमको क्या बनाना है। 30 क्वेश्चन है, लोग 10 क्वेश्चन नहीं बनते तो हम बढ़ा जाते हैं, अरे 10 नहीं बन रहा है, 10 नहीं बन रहा है। हमारे पास तो 20 क्वेश्चन और छोड़ने के लिए, बनाना 70 था इस बार, समझ रहे हो ना। कट पीट के ऊपर 75 ही बना दे तो भी आ जाता। तथ्यों को याद रखने का क्या तरीका है? बार बार पढ़ना, और जो नहीं लिख रहा है एकदम भूलने वाला है उसको 1 पेज में लिख लो। जैसे कि मैं किया था इकोनॉमिक सर्वे का, पुराने साल का जितना क्वेश्चन पेपर में जैसे क्वेश्चन आया था उसको नए डाटा से फीड कर दिया, उसको 1 पेज में लिख लिया मैं। अब आएगा तो उससे बन जाएगा, नहीं आया तो बनेगा ही नहीं। डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने का तरीका तो उन्होंने बताया यार। तुम पहले पहचान लो तुम्हारी जिंदगी के डिस्ट्रैक्शंस कौन कौन से हैं। भाई सबकी जिंदगी में अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस है ना,
तो तुम पहचान लो और उससे दूर रहो। कैसे दूर रहेंगे भाई बताओ, तुम कैसे दूर रहे? कौन से डिस्ट्रक्शन थे तुम्हारी जिंदगी में, पहले ये बता दो। मेरा सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन था मोबाइल। हाँ। मैं कॉलेज के इसमें मैं गेम बहुत खेलता था, क्लास में बैठे बैठे गेम खेलता था मैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता था, यहाँ है ना, तो सबसे पहले व्हाट्सएप में जो स्टेटस चेक करना और डालना, इसको बंद किया। दोस्तों का रिप्लाई मैं रात को 12 बजे करता था, उसका रिप्लाई अगले दिन आएगा, उसको फिर 12 बजे करता था। तो एक आध 2 दिन बाद बंद मैसेज करना छोड़ देता था वो। तो मैं ऐसा टाइप करता था मैं, एक तुरंत रिप्लाई करे तो फिर चैट स्टार्ट हो जाता था। बात करना तो फोन में लगा बात करो 2 मिनट, चैट में क्या करना है। तो मैं चैट को चैट करने वाला को इस तरह साइड किया, उसको पता भी नहीं चला सामने वाले को क्या हो रहा है। ठीक, तो इस टाइप कर सकते हैं। स्टेटस देखना बंद करो कि माइंड तुरंत उधर चला जाता है। कोई आपके दोस्त घूमने गया है तो आपको लगता था मैं भी जाता, तो आपका माइंड उधर चला गया ना। ये तो डिस्ट्रक्शन है कि माइंड हमारा कहीं और चला गया, उसे तो देखना ही नहीं है। जिसे कुछ लोग से हमको परेशानी रहता है कि फिर उसको देखना ही है, तो उसका म्यूट कर दो, जो भी करना है कर सकते हैं उसको। दूसरा था मोबाइल में बैग में अपने डाल के ऊपर टांग देता था स्लेप में, कि खोलना ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल बगल रहता था तो हाथ लग जाता था, तो चैन में बंद करता था और स्लेप के ऊपर डाल देता था। खोलना ही नहीं है। जो आपके इंपॉर्टेंट पर्सन है उनको बता दो कि भाई इस टाइम कॉल करना है। मेरे घर वालों को पता है, आज भी वही होता है कि 7 से 8 बजे भी फोन आता है, वो उतना टाइम में मोबाइल अपने पास रखो। तो ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा कोई पढ़ाई के टाइम कोई इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं है परिवार से अलावा। मेन वही है, दोस्त लोग हैं तो नहीं उठाएंगे तो चलेगा ही। उनको भी बता दो कि भाई इस टाइम में बात करता हूँ, इस टाइम खाना खाता हूँ, तो इस टाइम आप कॉल कर सकते हैं। वो आपको सिर्फ 15-20 दिन मैनेज करना है इसको, फिर वो सालों साल चलेगा वो। तो आप समझ गए, जो सिलेक्ट होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, अलग चीजों को साधारण तरीकों से करते हैं। और वो अलग चीजें वही हैं जब आप पहली बार DIA आए थे या ये आए थे तो हमने कही थी। एक, पढ़ते समय या पढ़ाई के दौरान मोबाइल बंद रखो। 2, सोशल मीडिया से दूर रहो। 3, दोस्ती यारी प्यार से बच के रहो। अब बताओ इन 3 के अलावा क्या है? यही डिस्ट्रैक्शंस हैं। इन्होंने फॉलो किया, ये यहां पर हैं, अब सब इनके दोस्त हैं और प्यार की कमी नहीं है ना? अब जब इन्होंने इन सब से दूरी बनाई, तो आज यदि अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल, मैं तो हूं नहीं तो मुझे पता नहीं रहता, स्टेज पर इनका खुद का फैन क्लब बन गया होगा। इनको किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, इनके पास रिक्वेस्ट की बाढ़ है। तो आपको तय करना है कि आप पढ़ाई के दौरान ये दोस्ती यारी प्यार सोशल मीडिया फोन के साथ जिंदगी में कहीं नहीं जाना चाहते हैं, या उसको बंद करके वहां जाना चाहते हैं जहां ये सब आपको बिना बोले मिलेगा। आपको ये थोड़ी कह रहा है कोई कि आपको जिंदगी भर के लिए फोन बंद करना है, जिंदगी भर के लिए सोशल मीडिया नहीं रखना है, जिंदगी भर के लिए लोगों से नहीं मिलना है। उसने जैसे साफ कहा कि 2 साल 3 साल कह लो, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। 3 साल अपनी जिंदगी के 100% इस परीक्षा को दीजिए। ये परीक्षा आपको पूरी जिंदगी देगी। और यदि 100% नहीं देंगे तो ये परीक्षा आपकी जिंदगी लेगी। लेगी मतलब जिंदगी लेगी का मतलब जान लेने से नहीं है, लेकिन सपनों का मर जाना भी सही में मर जाने से ज्यादा बुरा होता है। और जिनके सपने मरते हैं वो इसको जानते हैं। तो या तो ये परीक्षा जिंदगी देगी या सपनों से भरी जिंदगी लेगी। और रास्ता आपके हाथ में है, आप अपने कर्म तय करोगे ना, तो बस उसी को ध्यान रखो। चलिए तो फिर औपचारिक रूप से ठीक है, अंत करते हैं इसको। मैं पूरे DIA की तरफ से तुमको थैंक यू बोलता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि तुमको आगे भी यही वाला कैडर मिले और छत्तीसगढ़ के बच्चों को इसके लिए मोटिवेट करते रहो। बिकॉज जो भी स्टूडेंट इस लेवल पर जाता है, मेरी इच्छा रहती है कि वो और बच्चों को आगे मोटिवेट करे UPSC के लिए। CGPSC के लिए तो जो हम अपने लेवल पर कर सकते हैं कर रहे हैं, और UPSC के लिए भी मैंने इसीलिए दिल्ली को कंटिन्यू रखा है। एक तो कारण विकास सर से अफेक्शन है, और दूसरा कारण यही है कि यहाँ के बच्चों को जो भी जरूरत होती है, जैसे प्रतिष्ठा या कोई भी है, प्रोवाइडेड वो डेडिकेटेड तरीके से वहां पर काम करना चाहें और वहां के सिस्टम में नॉर्म्स में फिट हों, ये जरूरी है। ठीक है, चलिए इस बार हमने हैंड रिटन जैसा कुछ साइन के साथ दिया। मेरा साइन मिट जाएगा क्या इसमें? अच्छा ठीक है, तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेष।
ठीक है, तो जैसी परंपरा है तो मैं इनको छोड़ के आता हूं, फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक।